सोचिए 25 लाख युवा एक ऐसी रेस में पूरी ताकत से दौड़ रहे हैं जहां फिनिश लाइन सिर्फ और सिर्फ 7,000 लोगों के लिए बनी है। और बाकी के 24,40,000 युवाओं का क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। बिल्कुल। और उनके सपनों का क्या होगा ये सोचना भी मतलब रोंगटे खड़े कर देता है। आज के इस डीप डाइव में हम 27 अप्रैल 2026 के दैनिक जागरण में छपे एक बेहद गंभीर लेख का गहन विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, और ये एक ऐसा विषय है जो सीधे तौर पे हमारे और आपके मतलब हर भारतीय घर के ड्राइंग रूम की सबसे बड़ी चिंता से जुड़ा है। सही कहा। इस लेख का शीर्षक है प्रतिभा पर भारी महंगी पढ़ाई। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मिशन ये समझना है कि कैसे भारत में शिक्षा, खासकर मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग एक ऐसा विशाल व्यापार बन चुकी है जहां सफलता टैलेंट से नहीं तय होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपकी जेब में या कहें बैंक खाते में कितना पैसा है। हाँ, मैं जब इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये वीआईपी कॉन्सर्ट की तरह हो गया है। वीआईपी कॉन्सर्ट? दिलचस्प है। कैसे? मतलब आगे की पंक्ति का टिकट सिर्फ उसी को मिलेगा जिसके पास लाखों रुपए हैं। भले ही पीछे खड़े लोग जो बेचारे धक्का खा रहे हैं, वो संगीत के असली दीवाने हों, उन्हें सुरों की गहरी समझ हो, पर उन्हें पीछे की कतारों में धकेल दिया गया है जहां से न मंच दिखता है और ना संगीत की कोई साफ आवाज आती है। बहुत सटीक उदाहरण दिया आपने। और ये जो वीआईपी कॉन्सर्ट के बाहर लाखों लोगों की भीड़ खड़ी है ना, दरअसल वही भीड़ इस पूरे इंडस्ट्री का असली ईंधन है। ईंधन मतलब आप कह रहे हैं कि उनके बिना ये इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती? बिल्कुल नहीं चल सकती। ये सिर्फ एक लेख के आंकड़े नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का ढांचागत संकट है। जब हम कहते हैं कि मेरिट के आधार पर चयन हो रहा है, तो हमें ये सोचना होगा कि क्या वो सच में मेरिट है या उसे भाई कीमत देकर खरीदा गया है। एकदम सही। देखिए, 1991 के उदारीकरण के बाद जब मध्यम वर्ग के पास थोड़ा पैसा आना शुरू हुआ, तब लोगों को लगा कि आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है। हाँ, शिक्षा। इंजीनियरिंग और मेडिकल की डिग्री एक क्या कहते हैं एस्केप वेलोसिटी की तरह देखी जाने लगी, जो एक परिवार को गरीबी या आर्थिक संघर्षों के गुरुत्वाकर्षण से हमेशा के लिए बाहर निकाल सकती थी। लेकिन ये आकांक्षा कब एक खतरनाक रेस में बदल गई, ये तो किसी को पता ही नहीं चला। किसी को भनक तक नहीं लगी। और अब ये रेस रुकने का नाम नहीं ले रही है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब हम कहते हैं कि ये एक व्यापार बन गया है, तो ये आखिर कितना बड़ा व्यापार है? इसके आंकड़े तो मतलब सच में दिमाग सुन्न कर देने वाले हैं। बिल्कुल। अगर आप इसके टर्नओवर को देखें तो आप हैरान रह जाएंगी। हाँ, लेख के मुताबिक आज भारत में कोचिंग इंडस्ट्री का सालाना टर्नओवर 58,000 करोड़ रुपए के पार जा चुका है। 58,000 करोड़, ये कई छोटे देशों की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। वही तो। और इसमें से 40% हिस्सा तो सिर्फ इंजीनियरिंग सेगमेंट से आ रहा है, जो कि अपने आप में ये बताता है कि इस खास डिग्री का कितना बड़ा हवा खड़ा कर दिया गया है। इस साल जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए 25 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल परेशान कर रहा है। जी बताइए। अगर 25 लाख बच्चे एक ही रेस में दौड़ रहे हैं, तो क्या उन सबको पता भी है कि फिनिश लाइन कहाँ है, या वो सिर्फ इसलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि हर कोई दौड़ रहा है, एक भेड़ चाल की तरह? देखिए, यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ज्यादातर बच्चों को सच में नहीं पता होता। समाज ने रास्ता दिखाने के बजाय बस उस ट्रैक को ही एकमात्र सत्य बना दिया है। जैसे ट्रैक के बाहर तो कोई दुनिया ही नहीं है। बिल्कुल। और कोचिंग संस्थानों का जो पूरा बिजनेस मॉडल है, वो इसी बात पर टिका है। वे माता पिता के मन में ये खौफ पैदा करते हैं कि अगर बच्चा इस रेस में नहीं दौड़ा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बाप रे, यानी खौफ बेच के मुनाफा कमाया जा रहा है। 100%। जब 25 लाख बच्चे इस सिस्टम में धकेले जाते हैं, तो वो सिस्टम उनका मूल्यांकन नहीं करता, वो बस उन्हें छांटने का, एलिमिनेट करने का काम करता है। ये तो बहुत ही क्रूर गणित है। अगर 25 लाख दौड़ रहे हैं तो जीतते कितने हैं? यही तो वो आंकड़ा है जो सबसे डरावना है। सफलता की दर सिर्फ 3% है। सिर्फ 3%? ये तो एक लॉटरी से भी कम लगता है ही। नीट का ही उदाहरण लें। करीब 22 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, लेकिन सरकारी और प्राइवेट मिलाकर कुल सीटें कितनी हैं? सिर्फ 60,000। और आईआईटी का हाल तो इससे भी बुरा है, वहां सिर्फ 17,000 सीटें हैं। हाँ, और यहाँ दैनिक जागरण के लेख में एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। जेईई मेन में 99 परसेंटाइल लाने वाले छात्रों की संख्या लगभग 30,000 है। 30,000? हाँ, 30,000।
और सीटें हैं 17,000। यानी 99% लाकर भी एडमिशन की कोई गारंटी नहीं है। 1 मिनट, यहाँ मैं थोड़ा सा टोकना चाहूंगी। अगर 30,000 बच्चे 99% ला रहे हैं, तो क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि हमारे बच्चे अचानक से बहुत ज्यादा होनहार हो गए हैं? क्या ये हमारी शिक्षा की सफलता नहीं है? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। देखिए, 99% का ये मतलब कतई नहीं है कि बच्चे ने 100 में से 99 नंबर हासिल किए हैं और वो कोई नया आइंस्टीन बन गया है। अच्छा, तो फिर इसका असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि वो छात्र कुल बच्चों के शीर्ष 1% में है। अगर 25 लाख बच्चे परीक्षा देंगे तो उसका 1% ही 25,000 हो जाता है। ओ, समझी। यानी भीड़ बढ़ गई है, इसलिए वो आंकड़ा बड़ा दिख रहा है। बिल्कुल। और ये होनहार होने का नहीं, बल्कि कोचिंग सेंटर्स द्वारा एग्जाम पैटर्न को क्रैक करने का नतीजा है। क्रैक करने से आपका मतलब क्या है? क्या वो विषय नहीं पढ़ा रहे? वे विषय के मूल भाव से नहीं समझा रहे हैं। वो सिखा रहे हैं कि ओएमआर शीट में गोलों को कम समय में कैसे भरना है, एग्जामिनर का दिमाग कैसे पढ़ना है और गलत विकल्पों को एलिमिनेट कैसे करना है। मतलब ज्ञान बढ़ने से ज्यादा ये एक तरह की ट्रिक हो गई है। एकदम सही। जब लाखों बच्चों को ये शॉर्टकट रटा दिया जाता है तो कट ऑफ अवास्तविक स्तर पर पहुंच जाते हैं। यह ज्ञान की नहीं, एक हैक की जीत है। और यहाँ पर बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये एग्जाम पैटर्न को हैक करने का जो खेल बन गया है, इस हैक को खरीद कौन सकता है? हाँ, जो लाखों खर्च कर सकता है। बिल्कुल। यहीं से तो आर्थिक असमानता की वो विशाल दीवार खड़ी होती है। लेख में साफ लिखा है कि परिवार कोचिंग पर 18 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक खर्च कर रहे हैं। 25 लाख रुपए एक आम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये जीवन भर की कमाई होती है। हाँ, कोई अपना रिटायरमेंट फंड लगा रहा है, कोई घर गिरवी रख रहा है। और इस वजह से जो निम्न मध्यम वर्ग के सच में प्रतिभाशाली छात्र हैं, वो तो इस रेस से बाहर ही हो गए। रेस शुरू होने से पहले ही हार गए वो। वही तो, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लीजिए ओलंपिक का ट्रैक है। वहां एक एथलीट को सबसे महंगे, आधुनिक और बाउंस वाले जूते पहना दिए गए हैं, और जो दूसरा टैलेंटेड धावक है उसे नंगे पैर दौड़ाया जा रहा है। ये रेस तो शुरू होने से पहले ही फिक्स है ना? ये बहुत ही सटीक और दिल तोड़ने वाली तुलना है। और अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो एक और भयानक चीज सामने आती है, डमी स्कूल। डमी स्कूल, ये क्या होता है? ये सिस्टम की सबसे बड़ी कानूनी खामी है। डमी स्कूल का मतलब है कि बच्चा सिर्फ कागजों पर स्कूल के रजिस्टर में है, असल में वो कभी स्कूल नहीं जाता। बाप रे! मतलब वो सिर्फ कोचिंग जा रहा है। हाँ, वो सुबह से रात तक बस कोचिंग सेंटर की चारदीवारी में बंद होकर ओएमआर शीट भर रहा है। लेकिन स्कूल तो सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होती ना। वहाँ तो बच्चे दोस्त बनाते हैं, समाज से जुड़ते हैं, हार जीत सीखते हैं। वही तो छिन गया है। इस डमी स्कूल के कल्चर ने मेरिट की पूरी परिभाषा ही बदल दी है। एक पूरी पीढ़ी को इस सामाजिक विकास से काट कर एक कमरे में कैद कर दिया गया है। और जब परिवार 25 लाख रुपए खर्च करते हैं और बच्चे स्कूल छोड़कर उन कमरों में कैद हो जाते हैं, तो उन पर मानसिक दबाव कितना भयानक होता होगा। वो दबाव इंसानी बर्दाश्त के बाहर है। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन ये आंकड़े पढ़कर तो सच में दिल दहल जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 30% छात्र गंभीर डिप्रेशन यानी अवसाद का शिकार हैं। 30%, ये बहुत बड़ी संख्या है। और उससे भी ज्यादा खौफनाक आंकड़ा 2022 का है। परीक्षा के दबाव के कारण 13,000 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। 13,000? हाँ, मतलब किसी बच्चे का पूरा भविष्य, उसकी पूरी इंसानियत सिर्फ एक 3 घंटे की परीक्षा से तय हो रही है। क्या हमने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना लिया है जो सक्सेस से ज्यादा स्ट्रेस मैन्युफैक्चर कर रहा है? सिर्फ 3 घंटे किसी की जिंदगी कैसे तय कर सकते हैं? जब सफलता का पैमाना इतना संकड़ा हो जाता है ना, तो ऐसा ही होता है। उन बच्चों को लगने लगता है कि वे कोई इंसान नहीं, बस एक निवेश का रिटर्न देने वाली मशीन है। मतलब माता पिता के 25 लाख का रिटर्न। बिल्कुल। और जब वो मशीन आउटपुट नहीं देती तो उसे कबाड़ मान लिया जाता है। बच्चे विफलता को जिंदगी का अंत मान लेते हैं। उनका आत्मविश्वास इस कदर टूट जाता है कि उन्हें लगता है अब दुनिया में उनके लिए कुछ नहीं बचा। ये सच में हमारे समाज की बहुत बड़ी विफलता है। और तो और जब इस सिस्टम में इतनी बड़ी खामियां हैं, लोग अपनी जान दे रहे हैं, तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? हमारी सरकारें और नीतियां इस बुनियादी ढांचे को ठीक करने के लिए क्या कर रही हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर आप राष्ट्रीय बनाम वैश्विक खर्च के आंकड़ों को देखें तो जवाब मिल जाएगा। हाँ, लेख में जीडीपी खर्च की बात की गई है। भारत शिक्षा पर अपनी जीडीपी का मात्र 4% खर्च करता है,
जबकि 1968 में कोठारी आयोग ने 6% की सिफारिश की थी। और हम आज तक उस 6% के लक्ष्य को नहीं छू पाए हैं। विकसित देशों को देखें तो अमेरिका 6% खर्च कर रहा है, यूके 5.6% और जापान 7.43%। हम कह सकते हैं कि वे अमीर देश हैं, लेकिन जो आंकड़ा मुझे सबसे ज्यादा चौंका गया वो था हमारे पड़ोसियों का। नेपाल शिक्षा पर 7.2% खर्च कर रहा है और कजाकिस्तान 5.7%। हम विकसित देशों से पीछे हैं, ये बात तो समझ आती है, लेकिन नेपाल और कजाकिस्तान भी शिक्षा पर हमसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये तो आंखें खोलने वाला आंकड़ा है। बिल्कुल। और ये साबित करता है कि शिक्षा पर निवेश नियत का मामला है, सिर्फ पैसों का नहीं। सरकारी शिक्षा के ढांचे में इस कम निवेश के कारण ही एक भारी वैक्यूम पैदा हुआ है। वैक्यूम मतलब खालीपन? जब सरकारी स्कूलों में अच्छे टीचर नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो क्या होगा? इस खालीपन को भरने के लिए प्राइवेट कोचिंग माफिया आगे आ जाता है। वो माता पिता से कहते हैं कि सरकारी व्यवस्था के भरोसे मत रहो, हमारे पास आओ। और फिर वो 18-25 लाख का बिल थमा देते हैं। एकदम सही। अगर सरकारी स्कूल खुद ही बच्चों को इन परीक्षाओं के लिए तैयार कर पाते तो किसी को डमी स्कूल की क्या जरूरत थी? बात तो सही है। हमने समस्या देख ली, उसके खौफनाक परिणाम देख लिए और सरकारी कमियों को भी समझ लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इस 58,000 करोड़ की चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए? लेख में इसके कुछ समाधान भी बताए गए हैं ना? हाँ, समाधान तो है और उन पर तुरंत अमल करने की जरूरत है। सबसे पहला कदम है रेगुलेटरी निगरानी। मतलब सरकारी संस्थाओं को सख्ती दिखानी होगी। बिल्कुल। सीबीएसई, यूजीसी और एनएमसी जैसी संस्थाओं को कोचिंग सेंटर्स पर कड़े नियम बनाने चाहिए। डमी स्कूलों को बंद करना चाहिए और ये भी तय करना चाहिए कि एक क्लास में कितने बच्चे होंगे। छात्र शिक्षक अनुपात तय होना चाहिए। और मुझे लगता है मानसिक स्वास्थ्य परामर्श यानी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग तो हर कोचिंग में अनिवार्य होनी चाहिए। अनिवार्य ही नहीं, मैं कहूंगा कि इसकी नियमित चेकिंग भी होनी चाहिए। इसके अलावा एक और समाधान है जिस पर लेख ने जोर दिया है, समग्र मूल्यांकन यानी होलिस्टिक इवैल्यूएशन। एनईपी 2020 के तहत ये कहा गया है कि बच्चों को सिर्फ नंबरों से मत आंकिए। हाँ, कला, खेल और जीवन कौशल, इन सबको बराबर का महत्व मिलना चाहिए। अगर हम सिर्फ पीसीएम या पीसीबी को ही सब कुछ मानेंगे तो ये समस्या कभी खत्म नहीं होगी। सही बात है। और मुझे लगता है कि इसमें अभिभावकों की भूमिका भी बहुत बड़ी है। ये जो समाज में कुछ खास करियर्स को लेकर प्रेस्टीज या झूठी प्रतिष्ठा का मुद्दा है ना, उसे खत्म करना होगा। माता पिता को बच्चों पर यह दबाव डालना बंद करना होगा कि उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है। हाँ, अगर बच्चा खुश है और साहित्य पढ़कर या कोई और काम करके अच्छा जीवन जी रहा है तो समाज को उसे भी एक बहुत बड़ी सफलता माननी चाहिए। हमें इज्जत की परिभाषा को ही बदलना होगा। बिल्कुल। मैं इस चर्चा को समेटते हुए बस इतना कहूंगा कि शिक्षा का असल काम एक इंसान बनाना है, उसे सोचना सिखाना है, न कि सिर्फ एक ऐसा रोबोट बनाना जो 3 घंटे की परीक्षा पास कर सके। एकदम सही कहा आपने। इंसान बनाना शिक्षा का लक्ष्य है। श्रोताओं, आज के इस गहन विश्लेषण का सार यही है कि शिक्षा कभी भी आर्थिक विशेषाधिकार का मोहताज नहीं होनी चाहिए। किसी भी बच्चे की प्रतिभा को पैसों के तराजू पर नहीं तौला जा सकता। और ये सिर्फ एक लेख की बात नहीं है, ये हमारे और आपके समाज की, हमारे घरों की कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। ये लेख में नहीं है, लेकिन इस पूरी चर्चा से ही उपजा है। जी बताइए। आज जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन बढ़ रहे हैं, वे कोडिंग से लेकर मेडिकल डायग्नोस्टिक्स तक के काम सेकंडों में कर रहे हैं। हाँ, एआई ने तो दुनिया ही बदल दी है। तो ऐसे में सोचने वाली बात ये है कि माफ कीजिएगा, ऐसे में सोचने वाली बात ये है कि आज जो 25 लाख रुपए सिर्फ एक 3 घंटे की परीक्षा को रटने और क्रैक करने के लिए खर्च किए जा रहे हैं, क्या अगले 10 सालों में उस रटे हुए मशीनी ज्ञान की कोई कीमत बचेगी भी? ये तो बहुत ही डराने वाला सवाल है। या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन लाखों बच्चों को एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं जो अब से कुछ सालों बाद शायद अस्तित्व में ही नहीं रहने वाली? सोचने वाली बात है।